एक्सरसाइज नंबर 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है प्रूव दैट अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये जो इफ लिखा हुआ है इसके बाद आने वाला सारा पोर्शन आपने गिवन की हेडिंग के नीचे लिखना है। इसके बाद लिखा हुआ है कि आपने ऑपोजिट साइड्स को कॉन्ग्रुएंट सपोज करना है। तो इसकी जरा स्टेटमेंट हम समझते हैं। ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। इसकी ऑपोजिट साइड्स हमें गिवन है कि दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये हॉरिजॉन्टल साइड के इक्वल होगी और नॉन हॉरिजॉन्टल साइड के इक्वल होगी, यानी बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ए डी। ये हमारा गिवन है। और फिर हमने प्रूव करके दिखाना है कि ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसमें ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएं, हॉरिजॉन्टल के और नॉन हॉरिजॉन्टल के, तो ऐसी क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम बन जाती है। यानी क्वाड्रिलेटरल ऑपोजिट साइड्स के कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से पैरेललोग्राम बन जाती है। अब हम गिवन लिखते हैं। गिवन में हम लिखते हैं कि इन द शोन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, हॉरिजॉन्टल साइड ए बी इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है दूसरी हॉरिजॉन्टल साइड डी सी के, और इसी तरह नॉन हॉरिजॉन्टल साइड ए डी कॉन्ग्रुएंट है दूसरी नॉन हॉरिजॉन्टल साइड बी सी के। टू प्रूव वी वांट टू प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे, ये जरा यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि हम यहाँ इस पैरेललोग्राम को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करेंगे, यानी इसके अंदर डायगोनल की मदद से हम दो ट्राइंगल्स बनाएंगे। फिर इन दोनों ट्राइंगल्स को, यानी फर्स्ट ट्राइंगल को सेकंड ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाएंगे। इनकी वजह से हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, जब अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस उनकी वजह से पैरेलल हो जाती हैं। यानी इन शॉर्ट हमने इस पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूव करके दिखाना है अल्टरनेट एंगल्स की मदद से। तो ये सारी बातें स्टार्ट होती हैं डायगोनल से। डायगोनल इस पैरेललोग्राम को, इस क्वाड्रिलेटरल को टू ट्राइंगल्स में डिवाइड करेगा, तो हम डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं बी डी, और इन बातों को यहाँ कंस्ट्रक्शन की हेडिंग के नीचे लिख देते हैं। जॉइन बी टू डी, हमने पॉइंट बी को डी के साथ मिलाया ताकि हमारे पास डायगोनल की मदद से दो ट्राइंगल्स बन जाएं। एक इस डायगोनल के नीचे होगी ट्राइंगल ए बी डी, सेकेंड इस डायगोनल के ऊपर होगी ट्राइंगल सी डी बी। अब हमने एंगल्स को लेबल करना है इन सच अ वे दैट ये एंगल 1 होगा, इसका ये जो दूसरा एंगल है इसको हम एंगल 2 से लेबल कर देते हैं, इसको हम एंगल 3 का नाम देंगे और इसको हम लेबल कर देते हैं एज एंगल नंबर 4। तो मेंशन भी कर देते हैं इस बात को। इसके बाद है इसका प्रूफ। सबसे पहले ये जो दो ट्राइंगल्स बनी है सी डी बी और ए बी डी, इन दोनों की करस्पॉन्डेंस लिखेंगे। उसके बाद अब देखना है कि इन ट्राइंगल्स के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो इक्वल है। सबसे पहले हमें पता है कि ये वाली साइड दोनों के दरमियान में कॉमन है। उसके बाद साइड डी सी कॉन्ग्रुएंट है साइड ए बी के, और साइड ए डी कॉन्ग्रुएंट है साइड सी बी के। तो मतलब इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरी ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स के इक्वल है। तो ट्रिपल एस थ्योरम के मुताबिक उसकी ट्रिपल एस थ्योरम की सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। अब इन सारी बातों को यहाँ मेंशन कर देते हैं प्रूफ के नीचे। ए बी और डी सी गिवन था, कॉन्ग्रुएंट है। Also given that AD and BC are congruent और BD is their common side, therefore SSS थ्योरम की तीनों कंडीशंस फुलफिल होने के बाइस ये ट्राइंगल्स दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी एंगल 1 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। आई एम सॉरी, ये हाईलाइट मैंने गलत किया था, लेट मी रेज दिस। एंगल 3 था, तो एंगल 1 अपने करस्पॉन्डिंग एंगल 2 के इक्वल होगा। तो इस बात को यहाँ पे हमने लिख दिया। वंस अगेन, जैसे मैंने थ्योरम में भी आपको बताया था कि यहाँ पे आपने अल्टरनेट एंगल्स का जिक्र नहीं करना, क्योंकि एंगल 1 और 2 कॉन्ग्रुएंट है। इसकी रीजन हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि ठीक है कि ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं जो कि इक्वल होते हैं। लेकिन यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स की रीजन मेंशन नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि अगर आप ये लिखोगे कि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो उसके लिए गिवन होना चाहिए कि दीज टू साइड्स आर पैरेलल। लेकिन ये तो हमें गिवन नहीं है कि ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, ये हमें गिवन नहीं है। और इन्हीं दोनों साइड्स के बारे में भी हमें गिवन नहीं है कि ये पैरेलल हैं या नहीं है। तो ये तो हम प्रूव करना चाह रहे हैं। यहाँ मैंने आपको बताया था हम ऑपोजिट साइड्स को एक दूसरे के इक्वल, एक दूसरे के पैरेलल प्रूव करना चाह रहे हैं। तो जो सी चीज आपने प्रूव करना होती है उसको यहाँ रीजन में नहीं मेंशन किया जाता। अब 1 और 2 इक्वल हो गए हैं, तो 1 और 2 एंगल्स इक्वल होने की वजह से ये दोनों साइड्स जो होंगी आपके पास नॉन हॉरिजॉन्टल साइड्स, वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, जब ये एंगल्स इक्वल होते हैं तो फिर ये सिचुएशन बनती है कि आपके पास फर्ज करें ये कोई ट्रांसवर्सल है। अगर आपको बता दिया जाए ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं,
तो इन दोनों एंगल्स के इक्वल होने की बाइस ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है, इन एंगल्स की इक्वालिटी ड्राइव करने से पहले पहले हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं होती कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं या नहीं है। तो इन दोनों के पैरेलल प्रूव करवाने के लिए आपने इन दोनों एंगल्स का इक्वल होना प्रूव करना होता है। तो देयरफॉर AD इज पैरेलल टू BC। सिमिलरली यही सारा प्रोसीजर अगर हम रिपीट करें और हम प्रूव करके दिखा दें कि एंगल 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3, तो इन दोनों एंगल्स इक्वल होने के बाइस ये दोनों साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। बट ये प्रोसीजर रिपीट नहीं किया जाता थ्योरम में, एक काम को बार बार रिपीट नहीं किया जाता। यहाँ पे सिंपली हम लिख देते हैं सिमिलरली इट कैन बी प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू DC।